नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हम चैप्टर 2 के अंतर्गत ये पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से शहरीकरण और लेखन कला का विकास हुआ। इसमें हमने देखा था कि सबसे पहले जो शहरों का विकास हुआ या जो शहर बसे वो मेसोपोटामिया में बसे। और आप जानते हैं कि वर्तमान जो इराक गणराज्य है वो प्राचीन काल में मेसोपोटामिया कहलाता था। हमने मेसोपोटामिया के भूगोल के विषय में पिछली कक्षा में चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि जो मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग है वो एक रेगिस्तान था और यहीं पर सबसे पहले शहरों का विकास हुआ। किस प्रकार से दजला और फरात जो नदियां हैं वो उत्तर की उपजाऊ मिट्टी दक्षिणी मरुस्थलीय भाग तक लेकर के आई और वहाँ पर कृषि की संभावनाएं विकसित हुई और धीरे धीरे वहाँ शहरों का विकास हुआ। आज हम शहरीकरण के महत्व के विषय में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, शहरीकरण जो शहर बसते हैं, शहरों का क्या महत्व रहा है और शहर क्यों बसते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि जो कृषि है, प्रारंभिक जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है वो कृषि ही रही है। मानव के द्वारा कृषि कार्य किया जाता था और अपने लिए खाद्यान्न उत्पन्न करके और जीवन यापन किया जाता था। यहाँ पर हमने यही बात की थी कि दक्षिण के क्षेत्र जो मेसोपोटामिया का दक्षिण का क्षेत्र है, जहाँ रेगिस्तान था, वहाँ धीरे धीरे उपजाऊ मिट्टी नदियों के द्वारा लाई गई और वहाँ पर कृषि की संभावनाएं बढ़ गई और धीरे धीरे वहाँ शहरों का विकास हुआ। तो देखिए, शहरों का विकास कब होता है? कृषि तो गाँव में भी होती है लेकिन वहाँ शहर नहीं बसे। तो इसका कारण ये है कि जब किसी अर्थव्यवस्था में कृषि के साथ साथ अन्य आर्थिक गतिविधियां भी होने लगती हैं तो वहाँ पर धीरे धीरे जनसंख्या का दबाव बढ़ने लगता है, अर्थात लोग आकर के बसने लगते हैं। और जैसे जैसे लोगों की बसावट होती है वैसे वैसे जनसंख्या वहाँ पर बढ़ती जाती है और वो शहरों का रूप ले लेती है। देखिए, मानव की प्रकृति रही है कि मानव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ऐसे स्थान पर रहना पसंद करता है जहाँ पर उसे सभी प्रकार की अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की उसकी पूर्ति हो सके। और शहर एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ पर मानव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है। तो यहाँ पर शहरीकरण का महत्व सबसे तो पहला यही है कि मानव की सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति यहाँ पर हो जाती है। अब यहाँ पर सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होती है? देखिए कि शहरों के अंतर्गत व्यापार भी होता है, व्यापार वाणिज्य अनेक प्रकार के व्यवसाय उत्पादन इकाइयां यहाँ पर होती हैं। इन सब के द्वारा मानव अपनी आजीविका चलाता है, अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। तो यहाँ पर यद्यपि यहाँ पर शहरों में कृषि नहीं की जाती परंतु खाद्यान्न गांवों से मंगाया जाता है और गांवों से मंगाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ एक संगठित व्यापारिक वर्ग की आवश्यकता होती है जो इस प्रकार का व्यापार कर सके, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को लाने ले जाने में सहयोग कर सके। तो बहुत सारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो गतिविधियां होती हैं वो शहरों में अपनाई जाती है, लेकिन ये जो गतिविधियां हैं वो कोई एक ही व्यक्ति या एक समूह नहीं कर पाता, इसलिए सभी के अलग अलग कार्य बटे हुए होते हैं। इसे ही हम श्रम विभाजन कहते हैं। तो देखिए, शहरीकरण की दूसरी जो विशेषता है वो है श्रम विभाजन, अर्थात श्रम का जो बंटवारा है वो अलग अलग लोगों में होता है। उदाहरण के तौर पर एक मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति केवल मूर्ति बनाने में दक्ष होता है, लेकिन मूर्ति बनाने के लिए पत्थर या अन्य जो औजार वगैरह आते हैं वो उन्हें स्वयं नहीं बनाता, बल्कि इन सब चीज़ों को मूर्ति बनाने के लिए उसे कहीं और से मंगवाना पड़ता है और जहाँ से वो मंगवाता है इसके लिए उसे परिवहन की आवश्यकता होगी, साथ ही साथ उसको ला करके देने वाले एक समुदाय की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से जो भी उत्पादन कार्य होता है शहरों में या जो भी व्यावसायिक कार्य होते हैं वो किसी एक व्यक्ति या समुदाय के भरोसे नहीं चल सकते, इसलिए सभी में श्रम विभाजन होता है। यहाँ पर व्यापारी वर्ग भी होता है, एक संगठित व्यापारी वर्ग होता है, संगठित व्यावसायिक वर्ग होता है और इसके साथ साथ एक उत्पादन वर्ग भी अलग से होता है जो वस्तुओं का उत्पादन करता है। तो इस प्रकार से शहरीकरण का महत्व यहाँ पर इतना ही बताया गया है
कि शहर जो है वो व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए होते हैं। इसीलिए अधिकांश व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर बसने का प्रयास करते हैं। अब हम दूसरा जो टॉपिक ले रहे हैं उसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि शहरों में माल की आवाजाही, जो अभी हम व्यापार की बात कर रहे थे, वो किस प्रकार से होती थी। देखिए, जैसे हमने बात की कि दक्षिण में जो मेसोपोटामिया का जो दक्षिणी भाग था वहाँ पर रेगिस्तान था, बाद में वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी के कारण से उत्पादन होने लगा, खाद्यान्न उत्पादन होने लगा, कृषि कार्य होने लगा। तो इस कृषि कार्य के लिए वहाँ पर भूमि तो उपलब्ध थी, उपजाऊ भूमि मिल गई और नदियों की धाराओं के द्वारा जल की व्यवस्था भी हो गई। तो मेसोपोटामिया का जो दक्षिणी भाग था वो यद्यपि कृषि के लिए महत्वपूर्ण था, परंतु वहाँ पर अन्य वस्तुओं की कमी थी, जैसे पत्थर आदि या धातुएं वगैरह। ये सब चीज़ें मेसोपोटामिया के जो लोग थे दक्षिणी भाग के, वो अन्य क्षेत्रों से या विदेशों से मंगवाते थे, जहाँ पर ही उनकी आवश्यकताओं की जो वस्तुएं थी उनकी उपलब्धता। तो इसके लिए इन आवश्यक वस्तुओं और जहाँ से वो मंगवाते थे, जैसे इराक या आप कह सकते हैं कि फारस का जो क्षेत्र है वहाँ से, ईरान का जो क्षेत्र है वहाँ से, इसके अतिरिक्त जो मेसोपोटामिया के अतिरिक्त आसपास के जो देश हैं वहाँ से, इस प्रकार सीरिया वगैरह जो देश हैं वहाँ से इन सब चीज़ों की वो अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं मंगवाते थे। और वहाँ पर कई स्थान ऐसे थे जहाँ पर कृषि नहीं होती थी और मेसोपोटामिया के यहाँ पर कृषि होती थी, इसलिए यहाँ से अनाज वहाँ भिजवाया जाता था और अनाज के बदले वस्तु विनिमय के द्वारा व्यापार किया जाता था। तो अनाज के बदले अन्य वस्तुएं वहाँ से मंगवाई जाती थी। अब ये व्यापार जो होता था वो किसी एक संगठित समुदाय के द्वारा होता था। तात्पर्य यह है कि व्यापारी वर्ग जो था वो संगठित था, अर्थात माल को लाने ले जाने के लिए व्यापारियों का एक संघ या समूह, अनेक समूह भी बने होते थे। अब ये जो माल की आवाजाही जो व्यापार होता था वो उसके लिए परिवहन क्या था। तो देखिए, सबसे पहले जो ये व्यापारिक वस्तुएं होती थी उनको लाने ले जाने के लिए बैलगाड़ियों या भारवाही पशुओं का प्रयोग किया जाता था, परंतु उसमें समय भी अधिक लगता था और इसके साथ साथ धन भी अधिक खर्च होता था। धन इसलिए खर्च होता था क्योंकि जो पशु थे उनको अधिक चारे की आवश्यकता होती थी, इसलिए उनको अधिक खाद्यान्न चाहिए था, इसलिए वहाँ पर धन की अधिक जो व्यय होता था धन। तो इसके लिए अब आप जानते हैं कि परिवहन का सबसे जो सस्ता साधन होता है वो जल परिवहन होता है। तो यहाँ पर जल परिवहन को ही यहाँ पर व्यापारिक वस्तुओं को लाने ले जाने के लिए प्रयोग किया गया। नदियों की जो धाराएं थी उनके अनुसार या वायु के वेग के अनुसार नदियों के अंतर्गत नदी मार्गों के द्वारा जो नावें होती थी उनके अंतर्गत व्यापारिक वस्तुएं या माल जो है वो ढोया जाता था और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। आगे हम बात कर रहे हैं लेखन कला का विकास कैसे हुआ। तो देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब शहर बसे और शहरों के अंतर्गत बहुत सारी गतिविधियां होने लगी तो इन गतिविधियों को लिखने की आवश्यकता अनुभव होने लगी, क्योंकि कई प्रकार के सौदे होते थे, कई प्रकार के व्यापार होते थे। इन सबको याद रखना नामुमकिन सा था। सभी सौदे या सभी व्यापारिक वस्तुओं की लिस्ट वगैरह जो थी या जो व्यापारिक जो वर्ग जो लोग कार्य करता था उन सबको याद रखना संभव नहीं था। इसलिए जब इन अर्थव्यवस्था में बहुत सारी गतिविधियां होने लगी तो इन गतिविधियों को लिखने की आवश्यकता अनुभव होने लगी, ताकि भविष्य के लिए उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। जो व्यापारिक सौदे होते थे उन्हें लिखने की आवश्यकता पड़ी। जैसे आज भी हम देखते हैं कि जो व्यापारी लोग होते हैं वो अपना एक बही खाता रखते हैं, उसके अंतर्गत किससे कितना माल लिया गया, किसको कितना माल दिया गया, कौन कौन सी वस्तुएं दी गई, ये सब चीज़ें जो है वो अपने बही खाते में दर्ज करते हैं, किससे कितना पैसा लेना है। तो ये सब चीज़ें लिखने की आवश्यकता अनुभव हुई, तो लेखन कला का विकास भी हो गया। अब ये कैसे हुआ इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो बहुत बड़ी संख्या में कोई साक्षर नहीं थे, बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे और जो लिखने का कार्य करता था, जो लेखक होता था, उसको बड़ी ही कठिनाई का ये कार्य माना जाता था, क्योंकि उसको बहुत सारे लिखने के लिए संख्याओं या शब्दों के स्थान पर चिन्हों और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था उस समय।
बहुत सारे चिन्ह होते थे, बहुत सारे प्रतीक होते थे, उन सबको लेखक को याद करना रखता पड़ता था और उसके बाद में ही वो लेखन कार्य कर पाता था। अब ये लेखन कार्य कैसे होता था? तो देखिए, लेखन कार्य कैसे होता था? लेखन कार्य के लिए हमको मेसोपोटामिया से, जैसे हमने बात की थी कि आदि इतिहास के अंतर्गत हमने इतिहास को 3 पार्टों में बाँटा था कि एक तो जो है प्रागैतिहासिक काल है, दूसरा आदिऐतिहासिक काल है और तीसरा ऐतिहासिक काल है। तो हमने आदि इतिहास में बात की थी, जैसे सिंधु सरस्वती जो सभ्यता थी हमारी, वो आदि इतिहास में आती थी, क्योंकि यहाँ से हमको लिखित सामग्री तो मिली है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी चर्चा की थी कि जो मेसोपोटामिया है, जो इसके समकालीन सभ्यता थी, वहाँ से हमको लेखन सामग्री भी मिली है और उसे पढ़ भी लिया गया है। इसलिए मेसोपोटामिया को जो है, मेसोपोटामिया के इतिहास जो इसका जो समय है वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत माना जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया से हमको मिट्टी की बहुत सारी पट्टिकाएं, छोटी छोटी स्लेट टाइप में जो होती हैं, वो मिली हैं और उन पे बहुत सारी जो लेखन लिपि है वो मिली है। तो यहाँ पर लिखने के लिए सबसे पहले लेखक क्या करता था कि चिकनी मिट्टी को जैसे आटे की तरह गूंद करके, गीला करके और आटे की तरह गूंद करके और उसे छोटी छोटी पट्टियों का रूप दे करके और उसके ऊपर सरकंडे की तीली की सहायता से, सरकंडा होता है एक लंबे रेशे की घास होती है, उसकी तीली की जो नोक होती है वो नुकीली होती है, उसकी तीली की सहायता से उस गीली मिट्टी पर गोद करके लिखा जाता था। छोटी छोटी स्लेटें बना ली जाती थी गीली मिट्टी की और उस पर गोद करके लिखा जाता था। गोद करके लिखने के कारण से इसको कीलाक्षर लिपि कहा गया है, क्यूनिफॉर्म। तो मेसोपोटामिया की जो लिपि है वो कीलाक्षर लिपि है, क्यूनिफॉर्म लिपि। और जब ये इस पर लिखावट पूरी हो जाती थी, एक पट्टिका पर कोई भी व्यापारिक सौदा या जो भी है लिखना होता था वो लिख लिया जाता था, तो उसको धूप में सुखाने के लिए रख दिया जाता था। जब वो धूप में सूख जाती थी तो वो पक्की हो जाती थी, न तो उसको मिटाया जा सकता था और न ही उस पर कुछ लिखा जा सकता था। तो इस प्रकार की बहुत सारी मिट्टी की पट्टिकाएं मेसोपोटामिया से मिली हैं, जिनसे ऐसा अनुभव किया जाता है कि बहुत सारे व्यापारिक सौदों आदि के बारे में, यहाँ पर जो शहर के अंतर्गत जो आर्थिक गतिविधियां होती थी उनके बारे में इन पर लिखा जाता था। और जब आर्थिक जो सौदा वगैरह जो कंप्लीट हो जाता था तो उसको फेंक दिया जाता था, क्योंकि उसको दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता था। इसलिए बहुत सारी संख्या में ये पट्टिकाएं हमको वहाँ से मिलती हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि हमने अभी देखा कि साक्षर भी लोग ज़्यादा नहीं थे, केवल कुछ ही लोग पढ़े लिखे होते थे और लेखक जो लिखने वाला होता था उसको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था, बहुत सारे चिन्ह और प्रतीक उसको याद रखने पड़ते थे। आगे हम बात कर रहे हैं कि लेखन का प्रयोग कैसे हुआ, सबसे पहले क्यों लिखा गया। तो देखिए, इसके बारे में एक कथा प्रचलित है जो यद्यपि सत्य नहीं है, परंतु हमें इस कथा के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से आवश्यकता ने लेखन कला को प्रयोग में लाने के लिए मनुष्य को अवसर प्रदान किया। यह कथा जो है वो एक महाकाव्य के अंतर्गत दी गई है, जो दक्षिण मेसोपोटामिया का उरुक नगर था। उस उरुक नगर का एक शासक था एनमरकर। इस महाकाव्य में एनमरकर के बारे में लिखा गया है और किस प्रकार से लेखन का विकास किया गया, इसके विषय में भी इसी में इस महाकाव्य में हमको मिलता है कि जो सबसे पहले लेखन का कार्य किया गया वो राजा के द्वारा, अर्थात एनमरकर के द्वारा ही किया गया। यहाँ पर ये केवल एक समझाने की दृष्टि से ये बताया गया है, यहाँ पर यह आवश्यक नहीं है कि एनमरकर ने ही लिखने का सर्वप्रथम कार्य किया था। ये केवल हमको एक कहानी के तौर पर बताया गया कि हमें ये बात समझ में आ जाए कि लेखन कला किस प्रकार से प्रारंभ हुई या उसका प्रयोग कैसे हुआ। तो देखिए, यहाँ पर उरुकनगर का जो शासक था एनमरकर, उसके द्वारा एक बहुत सुंदर शहर उरुकनगर बसाया गया था। उसमें एक बहुत सुंदर मंदिर बनाया गया और उस मंदिर को सजावट, और अधिक सजावट के लिए उसे लाजवर्द जो मणि, बहुमूल्य जो रत्न वगैरह होते हैं, बहुमूल्य जो पत्थर होते हैं, उनकी आवश्यकता अनुभव हुई और ये सब चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध नहीं थी। इसलिए उसने एक दूर देश के राजा से वो चीज़ें मंगवाने के लिए, दूर देश का राजा अरट्टा नाम का एक देश था, जहाँ से मंगाने के लिए उसने अपना एक दूत भेजा। वो दूत, उस समय परिवहन के साधनों का अभाव था, इसलिए वो दूत पैदल ही कई दिनों पश्चात, एक कठिन यात्रा के पश्चात वहाँ पहुँचा। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो बहुत दिनों तक जो उसकी याददाश्त थी वो उस प्रकार की नहीं रह पाई जैसा कि राजा ने आदेश दिया था, और वो उस राजा को
जो वो चीज़ें एन मरकर द्वारा मंगवाई गई थी उन्हें बताने में सक्षम रहा। बार बार जब वो वापस आया फिर राजा ने फिर उसको भेजा, तो इस प्रकार से वो जब वहाँ पहुँचता तो तब तक वो चीज़ें उसकी विस्मृत हो जाती थी या उसको नहीं रहता था। तो बार बार जाने और आने से एन मरकर ने अंततः उसको एक मिट्टी की पट्टिका पर वो जो चीज़ें लानी थी उनके बारे में लिख करके दिया और बाद में वह वहाँ पर पहुँचा और उस मिट्टी की पट्टिका को देख करके और वो चीज़ें लेकर के आया। तो इस प्रकार से इस कहानी के माध्यम से हमको ये बताया गया है कि किस प्रकार से लिखने की आवश्यकता ने इसके आविष्कार के लिए मनुष्य को प्रेरित किया। आगे की जो बात है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।